Hello students, welcome to everyone once again in our discussion of growth, correct? From the last class, we started with our discussion about the very first unit of yours, that is very first unit of paper 1, that is growth. The name of unit itself is growth, and therefore in last class of ours we discussed so many basic things about growth, like क्या डिस्कस किया हमने लास्ट क्लास में कि भाई ग्रोथ का मतलब हर ऑर्गेनिज्म के लिए सेम नहीं होता। अगर हम प्रिंसिपल डेफिनेशन की तरफ मुड़े ग्रोथ की, तो ग्रोथ का सिंपल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होता है, इंक्रीज इन ओवरऑल बायोमास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ बायोमास का बढ़ना इज व्हाट ग्रोथ। लेकिन जब हम इस कॉन्सेप्ट को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे लगाते हैं तो हमको थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। कौन सा? कि अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हैं उन तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ग्रोथ का मतलब होता है उनकी ओवरऑल बॉडी का साइज बढ़ना, है ना। और जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, तो हमको समझ में आता है कि ग्रोथ का मतलब उनके लिए होता है उनका ओवरऑल इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ना, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी ही एक सिंगल सेल से बनी हुई है ना। तो फिर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के मायने भले ही अलग हो, रीजन दोनों में, ग्रोथ के पीछे का रीजन दोनों में सेम होता है, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज भी तभी बढ़ता है जब उसके बॉडी के अंदर की सेल्स का नंबर बढ़ता है, और किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी तभी बढ़ते हैं जब उनमें नई सेल्स बनती है, करेक्ट। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इज अ बेसिक और प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड ग्रोथ, वेदर इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इट इज अ multicellular organism. That's the conclusion of our discussion in last class. Now, इसमें हम आगे बढ़ के अगर सोचें तो फिर हमारी समझ में ये आना चाहिए कि how exactly the new cells form, okay, or how exactly the number of cells increase, correct। तो फिर अगर आप जानते हो बेसिक लेवल पे तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्स का नंबर बढ़ता है सेल डिवीजन के थ्रू, मतलब बेसिकली माइटोसिस के थ्रू। अगर हम किन की बात करें, हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मतलब प्लांट्स की, एनिमल्स की बात करें। लेकिन टिपिकल माइटोटिक डिविजन्स या टिपिकल सेल डिवीजन जो है वो हमको प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता। फिर से वही बात कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया जो हमारे लिए जरूरी है, एज वी आर डिस्कसिंग इट इन माइक्रोबायोलॉजी, तो जो बैक्टीरिया है या जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ओके, कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तुम ले लो, कोई भी लो, बैक्टीरिया चाहे कोई और, उसमें आपको एक बात हमेशा दिखेगी कि वो हमेशा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। मतलब कोई भी ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कैसा हो, मल्टीसेलुलर हो, ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, करेक्ट। तो फिर यूनिसेलुलर होने का मतलब और क्या है कि उनकी होल बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। हमारी बॉडी मल्टीपल या बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। इन ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट बॉडी ही एक सिंगल सेल से बनी हुई है। तो इनमें न्यू सेल्स का फॉर्मेशन ओके का मतलब होगा रिप्रोडक्शन। हमारी बॉडी में नई सेल्स की बनने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नए, हमारे जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना।
लेकिन जब हमारी बॉडी में सेल्स डिवाइड होकर नई सेल्स बनती है तो क्या नया ऑर्गेनिज्म बनता है क्या? नहीं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन वही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक टाइप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई होती है। तो इनमें अगर एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनती है, इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। मतलब बेसिकली इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। इज इट ओके? That's the topic of our discussion, bacterial reproduction. Okay, so before going into the details of bacterial reproduction, let's just define what is reproduction. है ना, reproduction कोई नई टर्म तो है नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन अगर डिफाइन करने जाओ तो उसको ब्रीफ मैनर में कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म reproduction in general? Reproduction. Okay, so just look at it. It is a process or phenomenon by which an organism gives rise to an other organism or progeny like itself. सिंपलेस्ट मैनर में अगर हम रिप्रोडक्शन इस फिनोमिनन को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन होगा कि इट इज अ प्रोसेस और फिनोमिनन बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू एन अनदर ऑर्गेनिज्म लाइक इटसेल्फ। ये एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा और एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। जाहिर सी बात है, अगर इंसानों में रिप्रोडक्शन हो तो इंसान पैदा होते हैं, अगर आम के झाड़ में रिप्रोडक्शन हो तो आम का ही झाड़ बनेगा, और अगर चूहे में रिप्रोडक्शन हो तो नया चूहा बनेगा। करेक्ट? या फिर अगर हम यही बात बैक्टीरिया को अप्लाई करें तो अगर ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा तो बनने वाली सेल्स भी ई कोलाई की ही होगी, है ना। ई कोलाई से कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं बनेगा ना, कॉमन लॉजिक है। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन जनरल। नाउ अगर हम बेसिक टाइप्स के ऊपर आए कि रिप्रोडक्शन के बेसिक टाइप्स कौन से हैं, तो ये भी शायद आप जानते होंगे कि रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन? क्योंकि अगर दोनों ही रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं तो ये डेफिनेशन तो दोनों पे लागू होती है कि इन दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन में नई प्रोजेनी या नई जनरेशन बनेगी। लेकिन जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें और इसमें अलग क्या है? तो देखो, हियर सिंगल पैरेंट is involved and gamete formation and fusion is not involved. Correct? और इधर here two parents, that is male and female, are involved and gamete formation and fusion is must. बेसिक डिफरेंस को समझो।
जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। सिंगल पेरेंटल सेल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ गमेट। ओके, नॉट इन्वॉल्व ना, तो गमेट या जाइगोट जैसी चीज नहीं बनती अगर रिप्रोडक्शन असेक्सुअल टाइप का हो। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन मस्ट है, होना ही है। जाइगोट फॉर्मेशन इज ऑलवेज सीन एंड इट इज नेवर यूनिपेरेंटल, ये हमेशा बाइपेरेंटल होता है। बाय मतलब दो, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, जिसे हम टेक्निकली फादर एंड मदर कहते हैं। तो देखो, जितने भी हायर एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स ले लो तुम, चाहे ह्यूमंस को ले लो या किसी और एनिमल को ले लो, ये सब के सब मेनली कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं? सेक्सुअल टाइप का, जिसमें समय भी लगेगा, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और जिसमें ये इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं आता ना, तो इसीलिए हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। हम प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की अगर बात करें, तो हमें बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन इन्वॉल्व है, उस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। हमें कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? फिर बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट में हमें देखने को मिलता है असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल बैक्टीरियल सेल मतलब सिंगल पेरेंट सेल अपने ही जैसी और पेरेंट बैक्टीरियल सेल्स को बनाती है। मतलब जब भी कोई एक बैक्टीरियल सेल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करेगी तो एक बैक्टीरियल सेल अपने जैसी दो बैक्टीरियल सेल्स को प्रोड्यूस करेगी। ये जो दो बनी हुई बैक्टीरियल सेल्स हैं, ये फिर से कुछ देर बाद अपने जैसी दो बैक्टीरियल सेल्स को प्रोड्यूस करेगी। मतलब हर बार बैक्टीरियल सेल्स अगर डिवाइड होती रही और रिप्रोड्यूस करती रही तो ये प्रोग्रेशन चलेगा 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32। समझ में आ रहा है ना? इसे कहते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? शायद आप ज्यादा बेटर तरीके से जानते हो अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है तो, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? जिसमें हर टाइम इंटरवल के बाद जो पॉपुलेशन है वो डबल होती है। ठीक है, मतलब 1 से 2 होते हैं तो 2 से 3 नहीं 4 होंगे, 4 से 5, 6, 7 नहीं 8 होंगे, 8 से 9, 10, 11, 12 नहीं सीधे 16 होंगे। राइट, दिस इज व्हाट यू कॉल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हर एक सेल जब भी नई सेल्स फॉर्म करेगी रिप्रोडक्शन से, कौन से? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो वो हमेशा अपने जैसी दो सेल्स फॉर्म करेगी। तो 1 से अगर 2 तो 2 से 4, 4 से 8, लाइक दैट। करेक्ट ना? बैक्टीरिया, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक तरीका नहीं है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम अगर पढ़ना चाहें तो उधर भी हमारे पास मल्टीपल टाइप का मेथड्स मिलता है हमें देखने को, जिसमें असेक्सुअली ही ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ओके, उसके बाद प्लांट्स में देखा जाने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। यीस्ट में देखा जाने वाला बडिंग, ओके, और बाइनरी फिशन। अब क्योंकि हमको कहीं ना कहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग भी सोचना है, तो देखो आप ये सब जो इधर लिखी है ये बॉक्स के अंदर, ये सब की सब जो मेथड्स है वो एक ही तरह की अलग अलग मेथड्स है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अलग अलग प्रकार है। फ्रेगमेंटेशन,
स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग, बाइनरी फिशन। लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग किसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, किसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है, बैक्टीरिया का। और जो ज्यादातर बैक्टीरिया है वो खुद को कौन से टाइप के असेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? सी, बाइनरी फिशन। So in details we are going to discuss bacterial reproduction. That means we are going to discuss the process of binary fission. Getting the thing? So let's talk about this thing. What is binary fission? Okay, wait a minute so that I can remove all the things from here. Okay, make sure you see all the videos and get all the contents in your mind properly, because as I said, I will have a live interaction with you people and also going to conduct the test when proper time comes. Okay, then I want performance from all of you, and for that you need to focus on everything that we are discussing. Correct? So what is binary fission? Let's just define it first. Okay, अभी बताए अनुसार binary fission क्या है? It is a kind of asexual reproduction method. It is a kind of asexual reproduction method seen amongst bacteria. Okay, where each bacterial cell undergo fission, as the name suggests. Fission means breakdown. Okay, undergo fission, that is breaks down into two equal daughter bacteria or daughter cells. बाइनरी फिशन एक इस तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जिसमें क्या होता है कि जो पैरेंटल बैक्टीरियल सेल है वो कितने हिस्सों में टूटती है, लिटरली ब्रेक्स डाउन होती है दो हिस्सों में, और हर एक हिस्सा एक सेपरेट बैक्टीरियल सेल के तौर पे काम करेगा, जिसे हम कहेंगे डॉटर बैक्टीरिया और डॉटर बैक्टीरियल सेल्स। लिटरली बाइनरी फिशन का मतलब ये होता है, और ये बहुत ही रैपिड प्रोसेस होती है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। मतलब ये कि अगर ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया को प्रॉपर ग्रोथ कंडीशंस अगर प्रोवाइड की जाए तो वो हर 20 मिनट में खुद को बाइनरी फिशन से डिवाइड कराएगा, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा। और यही वजह है कि अगर ई कोलाई या किसी भी बैक्टीरिया को अगर आप आज इनोक्यूलेट करते हो किसी ग्रोथ मीडियम पे जिसमें उस बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, तो 24 घंटे के बाद आपको उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा नंबर में बैक्टीरिया मिलेंगे, क्योंकि एक बार डिवाइड होना शुरू हो गए बाइनरी फिशन से तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो होते हैं ना, है ना। और इसीलिए आपको दिखता है कि जो बैक्टीरियल कल्चर्स है वो 24 आवर्स में विजिबल दिखने लगते हैं, मतलब उनकी कॉलोनीज विजिबली दिखने लगती है, राइट। देन यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, इक्वल। इक्वल का मतलब ये कि जैसे पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल मतलब ओरिजिनल बैक्टीरियल सेल जैसी है, उससे बनने वाली डॉटर सेल हर बार कितनी बनेंगी? 2। ये दोनों एग्जैक्टली कैसी होती है? पेरेंटल सेल जैसी, इक्वल।
और इसी वजह से हमको ये समझना होगा कि अगर किसी पैरेंटल सेल को अपने ही जैसी एग्जैक्टली 2 डॉटर सेल्स बनानी है और सब कुछ इक्वल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कॉमन सा लॉजिक है कि इसको सबसे पहले अपने अंदर कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट है उसे डबल करना होगा, क्योंकि अपने अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स को जब ये डबल करेगी तभी ये उन डबल हो चुके कंपोनेंट्स को बनने वाली 2 डॉटर सेल्स में इक्वल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगी। दैट्स व्हाई व्हेन एनी बैक्टीरियल सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू अंडरगो बाइनरी फिशन, जब कोई बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करना चाहती है, तब रिप्रोडक्ट टूटने से पहले, बाइनरी फिशन से पहले वो खुद को किस चीज के लिए प्रिपेयर करती है? उस फिशन के लिए प्रिपेयर करती है, मतलब अपने अंदर प्रेजेंट हर एक छोटे बड़े कंपोनेंट की संख्या को डबल करती है। और यही वजह है कि ऐसा बोल के खत्म नहीं किया जा सकता कि बाइनरी फिशन इज जस्ट सेल ब्रेक्स डाउन इनटू 2 पार्ट्स एंड डिवीजन इज ओवर, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन दैट कैन बी गिवन और मस्ट बी गिवन फॉर प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। सो लेट्स जस्ट डिस्कस द इवेंट्स, okay, or say steps that occur during the process of binary fission one by one. I am writing them all here, okay, so that you can understand properly. First, okay, events, एक heading दे देते हैं, events during binary fission. First, transfer of nutrients from culture medium into the bacterial cells. सबसे पहली स्टेप में क्या होगा? जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो बैक्टीरियल सेल्स जिस कल्चर में, मतलब जिस न्यूट्रिएंट मीडियम में वो ग्रो हो रही है वहां से अपने अंदर लेगी, ओके। देन इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल ड्यू टू intake of nutrients, ओके। दूसरी स्टेप में क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम से लिए थे पहली स्टेप में, उन न्यूट्रिएंट्स के अक्यूमुलेशन की वजह से बैक्टीरियल सेल के जो प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स है उनमें इजाफा होगा, वो बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, अगर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं अंदर तो अंदर का न्यूट्रिएंट्स का जो साठा जिसको बोलते हैं स्टोर, वो बढ़ेगा। That's what we are saying in second step, increase in the protoplasmic components of bacterial cell due to intake of nutrients. तीसरी स्टेप, ओके, तीसरी स्टेप है what? तो तीसरी स्टेप में होता है duplication, ओके, duplication or doubling of subcellular components, doubling in the volume of cytoplasm and duplication of genetic material। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पेरेंट सेल में जो जो कुछ है वो सब कुछ डबल होगा। अब देखो डबल क्या क्या होगा? तो जो सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स है, मतलब राइबोसोम्स है, फूड ग्रैन्यूल्स है, वैक्यूल्स है, वो सब डबल होंगे। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड है, फ्लूइड, वो वॉल्यूम में बढ़ेगा, मतलब बेसिकली वो भी डबल होगा। और जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह, न्यूक्लियोइड जिसको कहते हैं, वो भी रेप्लिकेशन से डबल होगा, ताकि जब सेल डिवाइड हो तो वो इक्वल
बढ़ सके। तो तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डबलिंग ऑफ एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन पैरेंट सेल। चौथी स्टेज में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द डबलिंग ऑफ एवरीथिंग सेल विल एनलार्ज, सेल का ओवरऑल साइज बढ़ेगा एंड इट अंडरगो इलॉन्गेशन, मतलब सेल का जो साइज है वो खींचेगा, बड़ा होगा। अब वो जाहिर सी बात है क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट हर चीज जो है वो बढ़ रही है। देन फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, सेल्यूलर कंपोनेंट्स। सेल्यूलर कंपोनेंट्स मतलब ये जो तीसरी स्टेप में लिखे हुए हैं, ऑर्गेनेल्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, सेल्यूलर कंपोनेंट्स गेट्स organized into two parts so that they can be equally distributed amongst daughter cells, है ना। जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स है वो कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे खुद को कि जब सेल्स डिवाइड हो तो वो दोनों बनने वाली सेल्स में इक्वली क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इज इट ओके? देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस वॉल और सेप्टम। ओके, मतलब सेल के बीच, सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन की वजह से एक सेप्टम या एक बाउंड्री टाइप बनेगा जो सेल को दो हिस्सों में वर्चुअली बांट देगा। एंड फाइनली कुछ देर बाद क्या होगा, सेवंथ स्टेप में सेल गेट्स separated into two parts, each of which now act as separate cell। इन सातों पॉइंट्स को जरा ध्यान से सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ो। ओके, क्या है, पहला, सबसे पहले जिस सेल को डिवाइड होना है वो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेगी ताकि वो सब डबलिंग वगैरह करने के लिए रॉ मटेरियल जुटा सके। न्यूट्रिएंट्स अंदर आने की वजह से ओवरऑल प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स बढ़ेंगे सेल के अंदर। फिर इन न्यूट्रिएंट्स को जो अपने अंदर सेल ले चुकी है, इनको इस्तेमाल करके वो अपने अंदर प्रेजेंट सारी चीजों को डबल करेगा, जेनेटिक मटेरियल को, साइटोप्लाज्म को, सब सेलुलर कंपोनेंट्स को, सबको डबलिंग करने के बाद क्योंकि हर चीज डबल मात्रा में बन रही है, सेल का साइज बढ़ेगा, सेल विल अंडरगो इलॉन्गेशन और एनलार्जमेंट। साइज बढ़ी हुई सेल में बाद में क्या होगा, जो कंपोनेंट्स डबल हो चुके हैं वो कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज होंगे दो हिस्सों में कि जब सेल डिवाइड हो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। मीनवाइल पैरेलली दो हिस्सों के बीच एक क्रॉस वॉल या सेप्टम बनेगी और फाइनली कुछ देर बाद दो हिस्से जो अभी तक सिर्फ बाउंड्री के बटे हुए थे वो एक्चुअल में एज अ सेल बढ़ जाएंगे। मतलब बेसिकली एक पैरेंट सेल टूटकर दो पैरेंट सेल, दो डॉटर सेल्स में बढ़ जाएगी और दो डॉटर सेल्स, हर एक सेल अब कुछ देर बाद फिर से इस लाइन बनेगी कि वो खुद पैरेंट सेल के तौर पे काम करे और फिर से डिवाइड होकर अपने जैसी और दो सेल्स बनाए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। इज इट ओके? डायग्राम वाइज अगर हम इसको इन सब स्टेप्स को इन शॉर्ट दिखाना चाहें तो देखो हम कैसे शो कर सकते हैं। वी कैन शो these things even diagrammatically। okay, binary fission कैसे? so see, let's consider this particular thing represents a bacterial cell जिसमें सेल वॉल है,
सेल मेम्ब्रेन है, मीसोजोम है और इधर जेनेटिक मटेरियल है ना, और ये साइटोप्लाज्म एंड और सब सेलुलर कंपोनेंट्स है। तो जब इसको डिवाइड होना होगा, ये अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स लेगी, रॉ मटेरियल्स जमा करेगी और अपने अंदर की हर एक चीज डबल करेगी, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ेगा, इलॉन्गेट होगी। ओके, और अपने अंदर के हर एक कंपोनेंट को ये डबल करेगी। मतलब ये देखो, डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल, बढ़ा हुआ वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म और साथ ही में इसके अंदर के सबसेलुलर कंपोनेंट्स भी डबल हुए। ओके, फिर धीरे धीरे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस वॉल और सेप्टम। लाइक दिस। ओके, बीच में, और यहां पे ये क्या है, इस तरफ का जेनेटिक मटेरियल, ये इस तरफ का जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये इस तरफ का साइटोप्लाज्म, ये इस तरफ का साइटोप्लाज्म जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ऑर्गेनाइज वाली स्टेप को याद करो। और फाइनली, अच्छा इधर सेल वॉल है ही, फाइनली क्या होगा, ये दो जो ये क्रॉस वॉल जो है इधर सेल वॉल बन जाएगी धीरे धीरे, और ये दो हिस्सों में टूट जाएंगे सेल्स, और इसमें से हर एक हिस्सा अब एज अ क्या एक्ट करेगा, इसमें से हर एक हिस्सा अब एक्ट करेगा एज अ सेपरेट सेल, राइट। और ये सेपरेट सेल्स बिल्कुल इसके जैसी है, पेरेंट सेल की तरह। अब कुछ देर बाद ये हर एक सेल फिर से इलॉन्गेट होगी और फिर से अपनी ही जैसी दो सेल्स बनाएगी। तो फिशन ये टर्म क्यों यूज करते हैं, बेसिकली इस वजह से कि यहाँ पे एक्चुअल में ब्रेक डाउन होता है दो हिस्सों में होता है, इसलिए बाय, वर्ड बाय इंडिकेट्स टू पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से बाइनरी फिशन के थ्रू बैक्टीरियल सेल्स जो है वो खुद को रिप्रोड्यूस करती है। ओके, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब 2.5 मार्क्स वाला जो आपको सवाल आता है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और एज सच अगर हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें बाइनरी फिशन एज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया क्लियर होना चाहिए। इज इट ओके? तो इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि बाइनरी रिप्रोडक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है और उसकी डिटेल्स क्या है, मतलब बाइनरी फिशन की डिटेल्स क्या है ना। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में जब बात कर रहे होंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, जो कि एक मेजर क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो फिर से एक बार बता दूं कि नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इज इट ओके? तब तक के लिए थैंक यू।